ओके, CIRP का प्रोसेस समराइज फॉर्म में। ओके, समराइज फॉर्म में तो हमने नोट्स में भी लिखा था, फिर से समझाता हूँ। आपने लिखा था कि SBI जब एप्लीकेशन करता है CIRP का, अगर आपको याद हो रिटन नोट्स में, सो क्या क्या स्टेजेस होते हैं। एक एप्लीकेशन स्टेज आएगा जहां पे आप एक IP का नाम देते हो, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है। ओके, सो एक एप्लीकेशन स्टेज आता है जहां पे हम IP का नाम देते हैं, उस एप्लीकेशन को हमें एक्सेप्ट करना रहता है। ओके, वो एक्सेप्टेंस NCLT करता है, बराबर। फिर NCLT क्या करेगा, कंपनी को नोटिस भेजेगा, नोटिस भेज के कंपनी वाला सामने आएगा, एक पार्टी SBI, एक पार्टी कंपनी, दोनों अपना अपना केस प्रेजेंट करेंगे, बराबर। और जब वो केस प्रेजेंट करेंगे, क्लियर, उस 14 डेज के अंदर उसका एडमिशन या रिजेक्शन होगा। जब NCLT इज कन्विंस्ड कि हाँ ये केस बराबर है एंड डिफॉल्ट हैज अकर्ड, तो दे विल एडमिट द केस। एडमिट केस करते IP हमारा IRP बन जाता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है, जाके चार्ज ले लेता है कंपनी का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड होते हैं, पूरा बोर्ड अपने हाथ में, चेक साइनिंग कंट्रोलिंग वगैरह सब अपने हाथ, बराबर। दैट्स व्हाट ही डज, क्लियर। और जब वो चार्ज अपने हाथ में ले लेता है, फिर क्या होता है, ओके, तब वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है NCLT को। NCLT कन्विंस्ड है कि ये रिपोर्ट बराबर है, तब COC IRP को RP बनाने की बात करते हैं, या फिर नया वाला। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ गया, नया RP, तो RP कौन होता है, मार्केटिंग गाय। उसको कंपनी की रिपोर्ट्स, फिजिबिलिटी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स, ये वो सब बना के मार्केट में बेचना है, ताकि एक अच्छा अमाउंट मिल सके, करेक्ट। और जब एक अच्छा अमाउंट मिलता है, एक अच्छा बिडर मिलता है, तो काम बनता है। ओके, तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के, एग्जैक्टली करेक्ट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम उसका कोर, जिसके बेसिस पे सामने वाले बिडिंग करते हैं, करेक्ट। और फिर उसके बाद जो एक सक्सेसफुल बिडर होता है, वोटिंग राइट्स के हिसाब से, आपने रेगुलेशन 38 39 में वोटिंग राइट्स देखे थे। सो वोटिंग राइट्स के हिसाब से जब वो सिलेक्ट होता है, तो रेजोल्यूशन प्लान NCLT को सबमिट होता है, COC अप्रूव बाय 66% मेजोरिटी, एंड फाइनली वो प्लान NCLT उसको अप्रूव करता है। और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेक होल्डर्स कमेटी की तरफ से कोई अपॉइंट होता है, जो IP या कोई देखता है कि प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, एंड वंस इंप्लीमेंटेड थिंग्स आर डन। ओके, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर sharing, any other thing that you want to share before I begin? Okay, CIRP का प्रोसेस, पूरा प्रोसेस, प्री पैकेज, क्रॉस बॉर्डर, ये वो, आई थिंक काफी हद तक आप स्टडी कर ही चुके हो, और काफी हद तक आपको समझ में आया हुआ है, बराबर। ओके, वेरी गुड, गुड 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 गुड। फाइन, अब आई विल शेयर समथिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ इस चैप्टर 14 से लेके 26 नहीं, पूरा 1 से लेके 26 तक। दीज आर कॉल्ड सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड दीज आर ओनली फॉर जून 26 अटेम्प्ट। ओके, दीज आर कॉल्ड सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दीज आर ओनली फॉर जून 26 अटेम्प्ट। तो अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, वेरी गुड। अगर नहीं पढ़े तो एक बार इसकी रीडिंग 2 बार करके जाना, दैट इज रीड दिस टॉपिक ट्वाइस। ओके, मैं लिख भी देता हूं इधर। ओके, so read the IMP topics which we are discussing and do it twice for June 2026 attempt. Okay, लर्न करना है, जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी, कोई जरूरत नहीं है लर्न करने की, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी, दैट्स इट। देखिए, ओके, तो क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को एक बार रीड करके जाने चाहिए।
एक तो आपने टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग अगर पढ़ा है तो गुड, नहीं पढ़ा है तो एक बार रीड करके जरूर जाना। ओके, क्लियर। होप आप लोग अपनी स्टडी मटेरियल वगैरह हाथ में लो। ये लेटेस्ट स्टडी मटेरियल जो आईसीएसआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट आउट वगैरह मत लेना, आराम से रीड करने के लिए ही है। ओके, सो इफ यू हैव स्टडी मटेरियल, हाथ में ले लो। जस्ट मार्क दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट विल हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट इज लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का तरीका क्या है। हाउ इज द लीगल फ्रेमवर्क हैपनिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, वो पार्ट जरूर देखे जाना फॉर दिस अटेम्प्ट। देन रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का पार्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, व्हाट लेड टू अ मर्जर और अमालगमेशन, प्लीज चेक इट आउट। ओके, देन टाइप्स ऑफ मर्जर्स, another important topic from chapter number 1. ओके, मार्क इट आउट, जून 26 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ लिया है गुड इनफ, नहीं पढ़ा है एक बार ओवरव्यू में देख के जाना। ओके, देन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स का तरीका क्या होता है, छोटा सा ही पार्ट है। ओके, डू रीड इट, क्लियर। देन कंपैरिजन बिटवीन स्पिन ऑफ एंड स्प्लिट ऑफ, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जून 26, डू रीड दैट, क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स मर्जर, रिवर्स मर्जर का कंसेप्ट क्या है, वो पूरा एक बार रीड करके जाना, स्मॉल शॉर्ट नोट के तौर पे एक्सपेक्टेड है। ओके, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का टॉपिक, सेक्शन 66 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हाउ डू शेयर कैपिटल रिड्यूस, और मोड्स ऑफ रिडक्शन, ये सब जो आपने आगे पढ़ा हुआ है, मोड्स ऑफ रिडक्शन, कैपिटल कॉम्प्रोमाइजिंग वगैरह, देन डू रीड दैट। प्लस बायबैक का टॉपिक, यस बायबैक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज देख के जाना। ओके, इस अटेम्प्ट के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज बायबैक, मोड्स ऑफ बायबैक, बायबैक का नेचर क्या है। ओके, देन बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर थ्रू टेंडर ऑफर, ये पार्ट स्पेसिफिकली देखे जाना। पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज मार्क इट, दिस इज ओनली फॉर जून 26 अटेम्प्ट। ओके, क्लियर। देन पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर्स, ये सब साथ में ही आने वाला है। ओके, वेरी गुड। हाँ, ये एक बार देख लेना, ओपनिंग ऑफर फॉर स्टॉक एक्सचेंज, यस, स्टॉक एक्सचेंज का ओपनिंग ऑफर वाला कंसेप्ट था, एक और देखने का था। एंड ये एक बार देख के जाना, मर्जर ऑफ एचडीएफसी विथ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर क्या हुआ था, उसके फैक्ट्स क्या थे, उसकी कंडीशनिंग क्या थी, वो एक बार जरूर रीड करके जाना। ओके, देन एक तो ये था डीमर्जर ऑफ आईटीसी, सॉरी, डीमर्जर ऑफ आईटीसी होटल बिजनेस, तो उसके फैक्ट्स क्या थे, उसके अप्स एंड डाउन्स क्या हुए थे, उसका नेचर क्या था, वो एक बार रीड करके जाना। ओके, एंड ये वाला एक बार रीड कर लो, अमालगमेशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ठीक है। आई शो यू अगेन, ये टॉपिक्स अच्छे से एक बार इस चैप्टर से देखे जाना। टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, लीगल फ्रेमवर्क, रीजन फॉर मर्जर्स, types of mergers, acquisition, comparison of split of spin-off, reverse mergers, share capital, more reduction, buyback, opening of the offer on the stock exchange, mergers of HDFC, ITC का, and amalgamation of stock. अगर रीड किया हुआ है गुड इनफ, नॉट येट तो एटलीस्ट 2 बार रीड करके जा। आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न इट, लेकिन वहां पे जाके सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ था। ओके, देन व्हाट एल्स, वेल इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। टेक ओवर कोड आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा। ओके, प्लीज ये टेक ओवर कोड की चेकलिस्ट एक बार देख के जाइएगा, टेक ओवर कोड की चेकलिस्ट एक बार देख के जाइएगा, दैट विल गिव यू एंटायर आइडिया एंड व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑफ टेक ओवर कोड रेगुलेशंस के, इसके पीछे का रीजंस क्या थे, क्या हुआ था। ओके, प्लीज उसको देख के जाना।
ओके, देन डीलिस्टिंग ऑफर्स क्या होते हैं ये एक बार रीड करके जाना. व्हाट डू यू मीन बाय डीलिस्टिंग ऑफर्स? ओके, that is also important part in this chapter. Clear? Then another thing, what do you mean by offer price? ऑफर प्राइस का कंसेप्ट क्या है, ऑफर प्राइस कब दिया जाता है, किस नेचर में देते हैं. देन रीड द एग्जेम्पशंस गिवन बाय बोर्ड. सेबी की तरफ से जो एग्जेम्पशंस आते हैं, ओके, वो एग्जेम्प्टेड एंटिटीज के बारे में आपको पता है. डू रीड देम. ओके, देन रीड द मैनेजर टू ओपन ऑफर. ये ओपन ऑफर को मैनेजर रिक्वायरमेंट जो है वो प्लीज रीड करके जाना. ओके, एंड प्रोविजन ऑफ एस्क्रोस. एस्क्रो क्या होता है, एस्क्रो का कितना अमाउंट रखने का. ओके, इवन दैट रीड इट. प्लस उसके साथ साथ डू रीड द कंपीटिंग ऑफर्स. व्हाट डू यू मीन बाय कंपीटिंग ऑफर? हाउ एन अ कंपीटिंग ऑफर इज एक्सेप्टेड और डिनाइड. ओके, एंड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन क्लॉज, ये भी उसके साथ इंपॉर्टेंट है. प्लीज रीड हाउ कंसिडरेशन का पेमेंट होता है. देन अगेन there are withdrawal of open offer. How do you withdraw the open offer requirements? Okay, important chapters में से एक है. And obligations of manager to the open offer. Obligations of the manager to the open offer. Okay, what is the obligation of the manager? Types of takeover bids. Types of takeover bids. What is the nature of takeover और उसके bids किस किस तरीके से हो सकते हैं. Plus defense strategies to takeover bids. What are the various defense strategy adopted in takeover bids that has to be done? Plus adjustments in assets and ownership structures. Okay, what are the various adjustments in assets and ownership structures? Clear? और एक बार ये केस लॉ देख के जाना सेबी के ऑर्डर्स के जो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं. ओके, तो ये चैप्टर से प्लीज रीड दिस मच. ओके, आई शो यू अगेन चैप्टर नंबर 2. चेकलिस्ट देख जाना. डेवलपमेंट ऑफ टेक ओवर रेगुलेशंस, listing offers, offer price, exemptions by board, manager to open offer, provision of escrow, competing offer, okay, withdrawal of offer, obligations to managers, and type of takeovers, clear adjustment assets and SEBI की तरफ से case laws. बढ़िया. Okay. Then chapter number 3, planning strategies. So दिस चैप्टर अगेन इंपॉर्टेंट, किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं मर्जर्स अमाल्गमेशन की, जिसमें से ये पढ़ जाना कैश डील वर्सेस स्टॉक डील एक्विजिशन पार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस कैश डील वर्सेस द स्टॉक डील एक्विजिशंस? ओके, आई एम श्योर आप लोगों ने सब पढ़ा है, बट स्टिल अगर नहीं पढ़ा है तो एड इट टू योर नोट्स. ओके, देन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अनदर इंपॉर्टेंट part from this chapter. Do read it. What do you mean by preferential allotment? And funding through preferences का तरीका क्या होता है? Read that too. Preferential allotment and funding through preferences. ECB का पूरा framework इस chapter में important है. Do read that for your exams. ECB का framework. Okay. And फंडिंग थ्रू लेवरेज बायआउट, LBOs. सो LBOs के थ्रू फंडिंग करते हुए कैसे एक्विजिशंस होते हैं. ओके, डू रीड दैट. दैट्स आल्सो गुड केस फॉर रीडिंग. एंड माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी इंटरेस्ट, जिसे आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट भी कहते हो. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ minority majority in terms of planning strategies? Okay. Then power to compromise arrangement with creditors members. Basically वो compromise arrangement का जो तरीका आता है कंपनी, that is merger 230 232 के हिसाब से, वो पार्ट भी यहाँ पे अच्छे से देख के जाना. And the tribunal considers minority interest while approving the scheme of merger amalgamation. Okay, वो देख सकते हो जिसमें केस स्टडीज एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. ओके, पारिक डेविस का केस टोमाको, ये आप रीडिंग के लिए ले सकते हो. जस्ट रीड देम फॉर
this chapter. Okay, clear? तो ये chapters में ये सारी बातें एक बार देख के जाने की, एंड एक बार ये भी देख जाना, फैमिली होल्डिंग एट द मैनेजमेंट. यस. सो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखनी थी? इस चैप्टर में आपको देखना था कैश डील वर्सेस स्टॉक डील, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड फंडिंग थ्रू प्रेफरेंसेस, ईसीबी का फ्रेमवर्क, फंडिंग टू लेवरेज बायआउट्स, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, power to compromise or make arrangement with creditors. The tribunal considers minority interests while approving them. Case studies and family courting. प्लीज देख के जाना. ये अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट है, इंस्टीट्यूट निकालने के उस पर रेडी है. ओके, सो ये छोटी छोटी टॉपिक्स वगैरह अच्छे से देख के जाओ. इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, नाउ व्हाट अबाउट प्रोसेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस थ्रू ट्रांजैक्शंस? अगेन गुड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बेसिकली हमारा ड्यू डिलिजेंस और स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है वो सारा पार्ट डिस्कस होता है. ओके, सो यहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का नेचर एंड प्री रिक्विजिट ऑफ मर्जर्स एक्विजिशन, ये दो पार्ट पहले देख लेना. रीड दिस पार्ट इंपॉर्टेंटली. ओके, एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस. ओके, ये पार्ट भी इस चैप्टर से देखना, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट. देन ड्यू डिलिजेंस की जो चेकलिस्ट है, दैट रीड दैट्स आल्सो गुड इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मर्जर अमालगमेशंस में कौन कौन से कंपनी लॉ, सेबी, ये वो सब जो आते हैं वो भी एक बार देख के जाना. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर दिस पर्पस? तो 230, 232 वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक बार अच्छे से देख के जाना फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, एंड रिवाइज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पर्पस, एक पार्ट आता है लेकिन वो देख के जाना. व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, स्ट्रक्चरिंग क्या है. ओके, देखा हुआ हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा तो प्लीज डू रीड इट वंस, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल. ओके, देन स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑप्शंस क्या रहेगा. ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑप्शंस क्या रहेगा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस इस तरीके से या उस तरीके से ऑप्शंस में. What are the change that we are proposing by mergers amalgamation? Okay, then aligning company policies, aligning accounting क्योंकि जब merger होता है we have to align the various policies, various internals. So how do we do that? That has to be seen. Okay, post merger success and valuation कैसे होगा? What are the requirements for post merger success and valuations? Okay, what has to be done in these cases? Plus measuring key indicators. Okay, so I understand क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास में आएगा बहुत सारी चीजें आएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार अगर आपने पढ़ा होगा ना, you know that something is there registered in your mind. Okay, so इस चैप्टर के अंदर merger acquisitions का and prerequisite, due diligence checklist, framework, revise organization start, structural change, aligning policies, and measuring key indicators. ये जरूर देख के जाना. Okay, now documentation requirements and mergers and amalgamations. तो इस केस में person eligible for filing petitions before the NCLT, ये पार्ट पढ़ के जाना, छोटा ही है but do read it. Okay, then petition confirming compromise and arrangement. What is the nature of petition? What is the petition confirming compromise and arrangement का part? Okay, do read that too. Okay, final order of the tribunal. What is the order and how they finalize the orders? Okay, do read this. Plus एक ये पढ़ लेना, सैंपल ऑफ स्कीम ऑफ मर्जर. एक पूरा सैंपल है, प्लीज रीड दैट कि स्कीम ऑफ मर्जर का सैंपलिंग होता कैसे है. एक ये पढ़ लेना, फॉर्मेट ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिटेड अलोंग विद ड्राफ्ट स्कीम. सो कंप्लायंस रिपोर्ट के रिक्वायरमेंट्स क्या और कैसे क्या फॉर्मेट्स में सबमिट होती है. ठीक, और ये एक स्पेसिमेन रेजोल्यूशन आपको दिया है 226 पेज में, छोटे से बात के लिए. डू रीड इट. ओके, दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड मर्जर अमालगमेशन का पार्ट.
ओके, सो इस चैप्टर से ज्यादा नहीं है. Person eligible, petition for compromise, final orders, scheme of mergers, format, and special resolution. Yes. Coming to sixth chapter, accounting and corporate restructuring. Wow. That's another AS 14 के requirements or Ind AS 103. Okay. So as said, AS 14 accounting requirements for amalgamation mergers, उसमें क्या क्या चीजें important है वो एक बार देख लेना. Okay. Difference between pooling of interest and purchase methods. ये topic भी important है. Do read them for your exams. Okay. Amalgamation after the balance sheet date. Okay. Disclosure requirements के बाद एक part आता है amalgamation and Indian Accounting Standard 103 का business combination clause. ये भी एक बार पढ़ के जाना. Okay. Clear? And ये अगेन सेम बिजनेस कॉम्बिनेशन क्लॉज है 103 के हिसाब से. जरूर देख के जाना. प्लस ये पूरा वो बिजनेस कॉम्बिनेशन क्लॉज ही चल रहा है. ये सब बिजनेस कॉम्बिनेशन का तरीका वो देख के जाना. प्लस ठीक है, एक बार ये डिस्क्लोजर्स देख के जाना. व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स. So what are the various disclosure requirements for combinations? Okay, and demerger and applicability of 103 for demergers. ये वाला पार्ट. Okay, demergers and applicability of 103 for demergers. So ये चैप्टर से क्या क्या देखने का है. ये चैप्टर से सिंपली इतना देखने का है. AS 14 का रिक्वायरमेंट, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट इन परचेज मेथड्स, अमालगमेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, AS 103 की रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशंस की जितनी रिक्वायरमेंट्स है, डिस्क्लोजर्स क्या है और डीमर्जर्स क्या है, ये चैप्टर से जरूर देख के जाएंगे. ओके, देन कम्स द नेक्स्ट वन. Sorry. So taxation and stamp duty aspect of corporate restructuring. Fine. Very good. So what is the impact of taxation and corporate restructuring? इसमें क्या क्या देखे जाने हैं. वेल, कुछ टॉपिक्स जो अपनी नॉलेज में है. एक तो कैपिटल गेन्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. ओके, कैपिटल गेन्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो देख के जाना. देन expenditure on amalgamation, expenditure on license of telecommunication, expenditure on spectrum, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है. ओके, ये जो तीनों एक्सपेंडिचर है ये एक बार देखे जाना. देन टैक्स एक्सपेक्ट ऑफ डीमर्जर, ये तीनों एस्पेक्ट आ गए ना, ये देख लेंगे. ओके, देन stamp duty payable on tribunal order for sanctioning demergers. Stamp duty payable on tribunal order for sanctioning demergers. ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है. ओके, एक बार देख के जाना. इट इज गुड वे इंपॉर्टेंट. क्लियर. एंड amalgamation between holding company and subsidiary, exemption from payment of stamp duty requirements. ओके, तो ये वाला पार्ट भी देखे जाना. स्टैम्प ड्यूटी कहाँ पे नहीं लगती है, कहाँ पे नहीं लगती है. ओके, मैं सिर्फ वीडियो ऑफ कर रहा हूँ. यहाँ पे मेरे को आ रहा है बैंडविड्थ आए. जस्ट वीडियो ऑफ कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, फिर देखते हैं वापस ऑन करता हूँ. तो ये वाला पार्ट देख के जाना. ओके, सो इस चैप्टर से क्या क्या देख के जाने का है. कैपिटल गेन्स का पार्ट, एक्सपेंडिचर्स ऑन अमालगमेशंस, लाइसेंसिंग, स्पेक्ट्रम का पार्ट, डीमर्जर्स के ऊपर जो टैक्स कंसेशंस है, स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर ऑर्डर्स का पार्ट देख के जाने. ओके, सो ये पार्ट जरूर देख के जाना. क्लियर. देन नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट जरूर देख के जाना. ओके, एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल किया. ये दो पार्ट एक बार रीड करके जाना. व्हाट इज CCI, व्हाट इज NCLAT. कभी कभी हम जो एक्सपेक्ट नहीं करते वहीं पे वो क्वेश्चन पूछ लेते. ओके,
And what do you mean by horizontal combination and vertical combinations? ये पार्ट देख के जाना, what do you mean by horizontal combinations and vertical combinations? उसी तरह do read what is cross border combinations. ओके, क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशंस का तरीका क्या है, व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशंस, ये भी अच्छे से देख के जाना. प्लस ओके, व्हाट इज कॉम्बिनेशन और उसके थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है. ओके, डोंट फेल टू रीड दैट, ये भी देख के जाओ, मार्क करते जाना सब कुछ. एंड ordinary exempt transaction under the combination regulations. Ordinary exempt transaction under the combination regulations, छोटा सा पार्ट है बट रीड करके जाना. And inquiry into combinations. Inquiry into combinations, combinations के तरीकों में inquiry कैसे बिठाते, that part you have read it. Okay, please do read it for your attempt this time. Okay, and filing of combination notice with the CCI 301 पेज पे do read it कि combination का notice कैसे फाइल होता है. ये कुछ part as I'm telling you it is only for June 26 attempt. Okay, मैं आपको indication दे रहा हूँ, but आपने रीड किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो एक बार उसको रीड, दो बार उसको रीड करके चले जाना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, देन डिटेल्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग, नोटिफाइंग बाय पार्टीज एंड प्रोसीजर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय कॉम्बिनेशन, ये पार्ट भी देख लेना. ओके, एंड पावर टू इम्पोज पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, बस. तो इस चैप्टर से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे. रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, CCI, NCLT, horizontal, vertical combination, cross borders, what is combinations, threshold limits, ordinarily exempted transactions under the combination, inquiry into combinations, filing of combination notice to CCI, details of information required to be filed by the notifying parties, procedures for combination and power to impose penalties. Yes. Now, regulatory approvals of स्कीम जिसमें सेबी और स्टॉक एक्सचेंज और CCI सब आ जाता है. ओके, सो इसमें नोटिस ऑफ कॉम्बिनेशन टू CCI, ये वाला पार्ट देखे जाना. नोटिस ऑफ कॉम्बिनेशन टू CCI. ओके, रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम RD ROC OL ऑफिस, रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम RD ROC OL ऑफिस. बस ये दो पार्टी देखने का है. हाँ, नोटिस टू CCI एंड रेगुलेटरी फ्रॉम RD ROC OL ऑफिस. क्लियर, आते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर्स की तरफ. सो फास्ट ट्रैक मर्जर्स क्या क्या टॉपिक देखने गए. ओके, so procedural aspect of fast track mergers, how do you do that, what are the procedures. Okay, so that एक बार read करके जाना. and some practical insights यहाँ पे मिलेंगे, just read that practical insights for fast track, that's it. ये चैप्टर में जितना ही है, प्रोसीजरल क्या है और प्रैक्टिकल इंसाइट्स क्या. यस, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स. ओके, अब इसमें सेक्शन 234 ऑफ कंपनीज एक्ट ये पढ़ के जाना. व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर मेजरमेंट, 234 ऑफ कंपनीज एक्ट, और ये रूल 25A भी पढ़ के जाना. देन रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स वाला पार्ट ये देख के जाना. ओके, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स वाला पार्ट. एंड टैक्सेशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन इंडिया.
टैक्सेशन ऑफ मर्जर्स एक्विजिशंस इन इंडिया, ये वाला पार्ट भी देख के जाएगा। देन रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स भी एक बार चेक करके जाना, व्हाट इज द रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द मर्जर्स। Post merger performance evaluation, another important topic, check it out. Post merger performance evaluation, okay? तो ये चैप्टर में ये पार्ट्स है, क्लियर? ये चैप्टर में ये पार्ट्स है, सेक्शन 234, 25A, रेगुलेटरी अकाउंटिंग एस्पेक्ट, टैक्सेशन एंड पोस्ट मर्जर्स। यस, वैल्यूएशन का चैप्टर, आई एम श्योर वैल्यूएशन के चैप्टर में आप लोगों ने अपनी तरफ से अच्छे खासे सम्स प्रैक्टिकल सॉल्व किए होंगे फॉर डूइंग वैल्यूएशंस, ओके? सो वैल्यूएशन के चैप्टर के हिसाब से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? वेल, जो प्रैक्टिकल और जो चीजें वैल्यूएशन की आपने पढ़ी वो तो आपको करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यहाँ पे हाईलाइट हो सकता है, दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यूएशन। नीड फॉर वैल्यूएशन किस तरीके से, किस नेचर से आती है, ओके? प्लस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द वैल्यूएशन ऑफ दैट एरिया, ओके? क्या फैक्टर्स है, क्या टेक आउट करने का है, एंड apart from that valuation standards, okay, what are the standards for valuations? Okay, so what are the standards for valuation? Valuation के standards क्या रहेंगे? Apart from whatever you study, इसमें theory questions भी आते हैं, and regulatory aspects of valuations please इसको देखना, okay? theory questions को भी marks लेने का, क्योंकि इसमें 20 marks में से 10 marks theory रहेगा, 10 marks practical रहता है, ठीक है? Eligibility of a registered valuer, okay? What makes a registered valuer? What are the eligibility requirements? ठीक है, वो देख लेना। एंड कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन एंड फंक्शंस ऑफ अ वैल्यूअर, व्हाट आर द कंडक्ट ऑफ अ वैल्यूएशन एंड फंक्शंस ऑफ अ वैल्यूअर, ठीक? देन प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग रिक्वायरमेंट, प्राइस एंड प्राइस बैंड्स क्या होते हैं, ओके? व्हाट इज द प्राइसिंग कंसेप्ट एंड व्हाट इज प्राइस एंड प्राइस बैंड्स। देन क्या डिस्कवर्ड प्राइस रेगुलेशन क्या है, ओके? डिस्कवर्ड प्राइस रेगुलेशंस क्या है, ओके? फाइन। And what is SAST regulation and offer price? What is SAST regulations का offer price? No doubt आपने ऊपर वैसे भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख जाना, ठीक है? By the way, relationship among different types of values. Okay, ये एक एस्पेक्ट आता है, relationship among different types of values. Price value, process value, ये सब तो ये चेक करके जाना, ओके? तो जब ये मार्क कर ही रहा हूं तो ये भी कर लेता हूँ। प्राइस एंड वैल्यू डिफरेंशिया क्या होता है, एक ही चीज है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन क्या है, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन, ओके? प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन एंड principles of valuation to be followed by values, principles of valuation followed by values, ये प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखे जाना। वैल्यूएशन 20 मार्क्स का रहेगा, ओके? सो इसके अंदर स्कोर करने का ही है। तो अगेन आई शो इट टू यू, नीड फॉर वैल्यूएशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैल्यूएशन, okay? Valuation of standards, okay? Eligibility requirement, conduct, pricing requirement, discovery price, SAST, relationship among different types, price value, price valuation, and valuation followed by values, okay? Very good, okay? वीडियो शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फिर से, okay? Fine. Then valuation of business and assets for the corporate restructuring, okay? Okay, so preliminary steps for valuations and
ये देख लेना, एंड बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स क्या होते हैं ये देख लेना। प्रिलिमिनरी स्टेप्स इन बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स क्या रहते हैं। ओके फाइन। मार्केट बेस अप्रोच क्या रहता है फॉर वैल्यूएशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट बेस अप्रोच फॉर वैल्यूएशन? Market based approach for valuation. Okay. Then importance of market based, ठीक है, हाँ ये भी कर लेंगे। Discounted cash flow approach for valuation. Discounted cash flow approach for valuation. Okay. Then principles and techniques of reportings. Principles and techniques of reportings. Principles and techniques of reportings. Contents summarize valuation report. Contents of summarized valuation report. Okay. Valuation. Very good. So ये पार्ट यहाँ पे देख के जाना। Preliminary steps in valuation, business valuation methods, market-based approach, importance of market approach, discounted cash flow methods, principal techniques, and contents of the summarized valuation report. Clear? Alright. So ये पार्ट यहाँ पे देख। अब इसके साथ यहाँ पे 20 मार्क्स का वैल्यूएशन भी हो गया, 40 मार्क्स का मर्जर अमालगमेशन का पार्ट भी हो गया। अब बचा 40 मार्क्स, तो वो आया आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ओके सो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेल एक तो इस बार इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क जो इंडिया यूके यूएसए तीनों जगह चलता है वो एक बार रीड करके जाना। ओके इंडिया यूके यूएसए, यूएसए यूके यूएसए और इंडिया तीनों जगह, और उसके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और नेसेसरी एक्ट है ना कंसोलिडेशन, यूके का इंसॉल्वेंसी क्या चलता है वो भी एक बार रीड करके जाइए। ओके देन व्हाट वाज द नीड फॉर न्यू लॉ इन इंडिया? व्हाट वाज द नीड फॉर न्यू लॉ इन इंडिया? वो वाला पार्ट भी रीड करके जाना। व्हाट वाज द नीड फॉर न्यू लॉ इन इंडिया? ओके एंड हाउ इज द कोड ऑर्गेनाइज्ड? हाउ इज द कोड ऑर्गेनाइज्ड? हाउ इज द कोड, तो पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 2 में क्या आता है, वो सब चीजें आएगी। हाउ इज द कोड ऑर्गेनाइज्ड? ओके और इस बार मैं आपको कह सकता हूं, इस बार मैं आपको कह सकता हूं, हाँ चलो, कि ये सेलियन फीचर्स अब आप पढ़ के जा, अब आपको पूरा फीचर्स आराम से पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, मतलब कई चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा। ये सेलियन फीचर्स अब आपको हेल्प करेंगे। ओके because now this features covers the entire major parts of IPC, I would say major parts, so very good summary of entire IPC. Okay clear? And none other than ये दो एरिया सेक्शन 3 और सेक्शन 5 का देख के जाना, की डेफिनेशंस, सेक्शन 3 में क्या क्या है, सेक्शन 5 में क्या क्या है। 79 इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन 3 एंड 5 के डेफिनेशंस को एक बार ओवरव्यू पूरा करके जाना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ओके देन चैप्टर नंबर 15 पे आते हैं, तो बिफोर वी गो दैट चैप्टर 14 में इंसॉल्वेंसी यूके यूएसए कैसे था, ओके करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, नीड फॉर न्यू लॉ, हाउ द कोड इज ऑर्गेनाइज्ड, salient features, decisions, section 3, section 4. Okay, clear. Very good. Now coming to application for CIRP. Application for CIRP. Chapter simple है, इसमें क्या क्या चीजें जरूर देखे जाना। एक तो इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है हाउ डज दैट हैपन। ओके देन इनिशिएशन बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ये भी देख के जाना। ओसी का तो वैसे भी आपको पता है, तो एफसीज का क्या होता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स का क्या होता है, ठीक है। देन एक्सक्लूडेड कैटेगरीज क्या होते हैं, टू रीड दैट, एक्सक्लूडेड कैटेगरीज क्या होते हैं, क्लियर। एंड पर्सन्स
not eligible to make the application. Persons who are not eligible to make the application. Okay. Then withdrawal of application in section 7(9). Yes. Withdrawal of application in section 7(9). ये पार्ट भी देख के जाना. What are the withdrawal procedures? Withdrawal requirements क्या हैं? ओके. ये पार्ट पूरा देख के जाना. Yes, Advaita, section 12A. Yes. Okay. Then apart from that, do check what do you mean by moratorium. Moratorium की सारी requirements क्या है? Moratorium कब impose होता है? कैसे? जितना भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है वो चेक करना. ओके. एंड एक बार ये रूल्स देख के चले जाना. एनसीएलटी रूल्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है? एनसीएलटी रूल्स के रिक्वायरमेंट्स क्या? ओके. सो इस चैप्टर में सीआईआरपी बाय एफसी, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स का, देन एक्सक्लूडेड कैटेगरी, पर्सन नॉट इंक्लूडेड, विड्रॉवल, मॉरेटोरियम एंड एनसीएलटी का पार्ट. ओके. ये पार्ट देख के जाना. अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर 16 में क्या क्या करने का है? वेल, अब आप ये चैप्टर 16 वैसे तो पढ़ लिया है, फिर भी some important things, that is appointment and tenure of IRP. Okay. ये पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. प्लीज चेक इट आउट. देन management of operations by corporate debtor is a going concern. So what is the requirement of a corporate debtor to manage the assets? What has to be done? Okay, as a going concern, वो part भी देख के जाना. Then apart from that, okay, preparation of information memorandum का requirement क्या है? Okay, then enrolled and registered as a person to act as IP. ये part भी देख लेना. Independence, impartiality वाला code. Okay, there has to be independence, there has to be impartiality वाला code. Then representation of correct facts and misapprehensions. ये वाला part code of conduct का ही part चल रहा है, उसमें ये वाला part. Confidentiality. Okay, confidentiality and case laws. Case law. So ये चैप्टर से ये सारी चीजें जरूर देखे जाना. ओके. एक तो आईआरपी का टेन्योर, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, प्रिपरेशन ऑफ आईएम, एनरोल्ड रजिस्टर्ड आईएम, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड केस. ओके. सो ये पार्ट जरूर देखे जाना. As far as resolution strategies is concerned, what has to be done? Well, good chapter, simple one. काफी हद तक ऊपर वाले से रिलेट करता है. इसमें एक केस लॉ इधर दिया, ये रीड करके जाना. There's a case law given. आपने रीड किया हुआ है, जहाँ पे बमनीपाल और वो सब टाटा वाले ने एक्वायर किया था. ओके. और यहाँ पे भी केस लॉस को दिए हैं ये. तो बस इस चैप्टर से इतना ही देखने का. यस, इस चैप्टर से आपको केस लॉज ही देखने के हैं और ये सारे देखने. ओके. नेक्स्ट चैप्टर, procedure for holding first meeting of creditors. Okay.
हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफसीज, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। मीटिंग्स ऑफ सीओसी, जहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट कंफर्म होता है ना, वो वाला एरिया। Quorum at the meetings. Quorum at the meeting. Okay. Quorum at the meetings. Plus, 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 plus. वोटिंग बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स, ये वाला पार्ट देखे जाने का। ओके, वोटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, वो वाला पार्ट देखे जाना। ओके, राइट ऑफ कमिटी टू रिप्लेस आरपी, ये वाला पार्ट भी देखे जाना। कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी कैन नॉट बी चैलेंज, ये पार्ट। ओके, सो ये चैप्टर से यही पार्ट्स पे ध्यान ध्यान रखने का है। प्रोसीजर्स फॉर फर्स्ट मीटिंग्स, representations of FC, meeting of COC, quorum at the meeting, and voting by authorized representative, voting procedures, and ये वाला done. Let's come to chapter number 19. ये एक important chapter आ गया। यहाँ पर ये वाला पार्ट, द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग एंड सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान, जिसमें ये तीनों पार्ट आता है, इनविटेशन, एक्सप्रेस, स्ट्रेटेजी। ओके, ये पार्ट देखे जाने का, इनवाइटिंग एंड सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन। Then approval of resolution plan by COC. Okay. Liability for prior offenses. Liability for prior offenses. So ये सारा पार्ट देख के जाना इस चैप्टर से। Okay. Got it? तो ये सारे पार्ट एक बार इस चैप्टर 19 से देख के जाना। Now we come to pre-package, chapter number 20. Chapter 20 में duties of IRP 54B का पार्ट, okay, ये देख के जाना। And then time limit for completion of pre-package 54D. Okay. Committee of Creditors 54I का पार्ट, clear? Okay. Very good. So ये चैप्टर से ये सारे पार्ट देख लेना, ड्यूटीज, टाइम लिमिट्स, कमिटीज, टर्मिनेशन ऑफ प्री पैकेज। यस, ओके। कमिंग टू 21, क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट भी है, एंड इसमें इंट्रोडक्शन इसका पढ़ के जाना विद करंट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी सिनेरियो। इंट्रोडक्शन पढ़ के जाना विद करंट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी सिनेरियो।
आप लोगों ने क्रॉस बॉर्डर्स के बारे में जितना लिखा हुआ है वो काफी होगा, प्लस उसके साथ या तो ये पढ़ जाओ या स्कैनर का पढ़ रहे हो तो वो पढ़ जाओ. एंड व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंट इंसॉल्वेंसी लॉ इन इंडिया, दैट हैज टू बी डन. प्लस द की प्रोविजंस, सारा नहीं था ये हुआ, द की प्रोविजंस करके वहां पे दिया हुआ है, तो 252 पेज पे कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के की प्रोविजंस क्या है, वो इम्पोर्टेंट. वही सब चीजें हम लोग ने लिख के रखी हुई है यूएन सेटल लॉ के हिसाब से, वो सब एक बार रीड करके जाना. ओके, then coming cross border further, what is the purpose of a model law, why we needed a model, and scope of application भी एक बार देख लेना. Okay, purpose of model law, scope of application, types of foreign proceedings which are covered, types of foreign proceedings which are covered, okay, in terms of law, right of direct access, कि कैसे आपको हम डायरेक्टली मिले, notification of creators of proceedings, notification of foreign creators of the proceedings, decision to recognize a foreign proceedings, okay. Relief that may be granted upon application of a foreign proceedings. Relief that may be granted upon application of foreign, and the effects of recognition of a foreign made proceedings. Effects of recognition of foreign made proceedings. Then cooperation with foreign courts and representatives. And commencement of proceedings after the recognition. Very good. And coordination of proceedings. Yes. Okay. Chapter 11, reorganizations. The USA का पार्ट था. The salient features of chapter 11. Okay. And 234, 235, existing provision of cross borders. Okay. Fine. So ये चैप्टर में ये सारे पार्ट्स को देख के जाना. क्रॉस बॉर्डर के हिसाब से करंट क्रॉस बॉर्डर की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, की प्रोविजंस क्या है, पर्पस ऑफ मॉडल लॉ क्या है, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग्स क्या है. Okay, right to direct access, notification, decision to organize, relief effect, cooperation, commencement, coordination. Chapter 11, salient features, enabling provisions. Fine. So ये part तो हो गया. Now, liquidation. Yes. ये part. Introduction and initiation of liquidation. Liquidation किस तरीके से चलता है, क्या क्या nature है. Then, powers to liquidate and access the information about liquidation. Then, appeal against the decision of the liquidator. Okay, appeal against the decision of the liquidator.
Then avoidance of undervalued transaction and application by creditors in case of undervalued transactions. Dissolution क्या बोला? Distribution of assets. Okay, so liquidation के हिसाब से ये चीजें देख के जाना. एक तो liquidation का purpose क्या है? What is the power of the liquidator to do the excess? Okay, liquidation का purpose क्या है? What is the power to do the excess? Appeal against decision. Avoidance transactions और क्या nature होता है? Wow. Voluntary liquidation, very sweet, very small chapter. Okay, इसमें भी अगर देखना हो तो क्या देखने का है? Well, एक तो steps for voluntary liquidation. That's more than sufficient. Good chapter. Okay, इसमें ये काफी हद तक पूरा पार्ट कवर हो जाता है. अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर्स. यस, लिक्विडेटर कब अपॉइंट होता है, क्यों अपॉइंट होता है, किस नेचर में अपॉइंट होता है, वो पूरा पार्ट है. ओके, इनिशिएशन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज. सो वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट कब से आती है? ओके, वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट क्या होती है, कहां से शुरू होती है, वो पार्ट्स पूरा देख लेना. प्लस 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 यस, इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन क्या होगा, कहां से लिक्विडेशन इंपैक्ट लेता है, इफेक्ट लेता है. एंड ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. Okay, what do you mean by extortionate credit transaction in voluntary liquidation? Extortionate credit transaction in a voluntary liquidation. Then claims by OC, FC, workmen. उन सब के proof of claims कैसे कनेक्ट होते हैं? Then substantiation of claims. Okay. Periodical payments के rules क्या है? Verification of claims. Okay. And manner of sale. All money to be paid to the bank account. And okay, distribution of funds, return of money, preservation of records. ठीक है, सो ये कुछ बातें, और चाहिए तो ये निप्पी टोयोमा केस भी देख लें. तो ये कुछ बातें आप वॉलंटरी लिक्विडेशन में देख सकते हो. जनरली वॉलंटरी लिक्विडेशन ज्यादा आता नहीं है, लेकिन स्टेप्स बाय स्टेप क्या क्या चीजें हैं, उसके लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, एक्सटॉर्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्लेम्स कैसे सबमिट होते हैं, सब्सटेंशिएशन कैसे होगा, पीरियोडिकल वेरिफिकेशन, प्लस उसके साथ मनी कौन से बैंक में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड निपिटी ऑफ एसेट्स. जस्ट गिव मी 2 minutes, मैं पानी पी लूं. Okay, welcome back. So let's begin. DRT सरफाजी. Yes, DRT सरफाजी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. DRT सरफाजी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा अभी तक तो, एंड यू वेल अवेयर.
वेल डीआरटी सफाजी के अंदर एक तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में नॉलेज रखना, व्हाट इज एआरसी, एआरसी की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है, प्लस उसके साथ साथ okay, transfer of pending application to any one of the debts in the tribunal cases and acquisition of rights in the financial assets. ये दो टॉपिक भी नॉलेज में रखना, ज्यादा वैसे इसमें से आएगा नहीं लेकिन फिर भी अच्छा, ये चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आते रहे हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. देन व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन? ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट? ओके, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का प्रोविजन मिलेगा. एंड नो कॉम्पेंसेशन टू डायरेक्टर्स फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. जब इस स्टेप्स लिए जाते हैं तो डीआरटी में तो कोई कॉम्पेंसेशन किसी भी नेचर का नहीं मिलता है, दैट हैज टू बी डन. ओके, व्हाट इज सेंट्रल रजिस्ट्री? व्हाट इज सेंट्रल रजिस्ट्री? ओके, फाइलिंग फॉर रिकवरी एप्लीकेशन with the written statement in electronic forms. Okay, and appeal to appellate tribunals also easily. Yes, that's good. So filing for requirements. Okay, an amount of deposit due on filing appeal. तो appeal file करते में कितना पैसा डालने का, what is the deposit due has to be there. Waivers मिलते हैं कि नहीं वो सब चेक करने हैं. Okay, then what is the uniform procedure for conduct of the proceedings? The uniform procedure for conduct of the proceedings. And validity of certificate and amendments. Okay, सर्टिफिकेट्स में कोई अमेंडमेंट्स होते हैं या फिर कभी चेंज करना पड़ता है रिकवरी सर्टिफिकेट्स को. क्लियर. अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफिसर, जिसमें जनरली सामने वाला अपील में जाता है डीआरटी के अंदर. एंड डिपॉजिट अमाउंट ड्यू फॉर फाइलिंग अपील फॉर अगेंस्ट द रिकवरी ऑफिसर्स. एग्जैक्टली. एंड प्रायोरिटी टू सिक्योर ट्रेडर्स. प्रायोरिटी टू सिक्योर ट्रेडर्स. ओके, सो डीआरटी का कुछ नेचर इस तरीके से चलता है. डीआरटी में मार्किंग्स याद रखना. ओके, एआरसी क्या है, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस क्या है, मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन एनफोर्समेंट क्या है, नो कॉम्पेंसेशन टू डायरेक्टर्स, सेंट्रल रजिस्ट्री, फाइलिंग फॉर रिकवरी, appeal to tribunals, deposits, uniform procedures, validity of certificates and amendments. Okay. Plus appeal against order of recovery and priority. Perfect. Okay. वाइंडिंग अप का चैप्टर, वाइंडिंग अप के चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है नहीं. ओके, फिर भी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल अंडर द कंपनीज एक्ट एंड हु मे फाइल द पिटीशन, ये एक एरिया है जहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इंटीमेशन ऑफ वाइंडिंग अप, हाउ एनसीएलटी को वाइंडिंग अप के बारे में बताते हैं, ऑल दिस थिंग. देन एडवाइजरी कमिटी करके कंसेप्ट क्या है. जैसे अभी आईबीसी में स्टेक होल्डर्स कमिटी आ गया, इसमें एडवाइजरी कमिटी पहले से था, तो वो कंसेप्ट क्या है वो यहाँ पे पूरा कवर होता है. ओके, सो एडवाइजरी कमिटीज. देन पेमेंट बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग, contributory and extent set off. और ये कंपनीज वाइंडिंग अप रूल्स. सो वाइंडिंग अप में इन चीजों का ध्यान रखना. दैट इज वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल्स क्या होगा, हु मे फाइल द पेंडिंग पिटीशन, इंटीमेशन फॉर वाइंडिंग अप क्या होगा, एडवाइजरी कमिटी क्या है, पेमेंट ऑफ डेट्स बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड द वाइंडिंग अप रूल्स. ओके, एंड वन ऑफ द लास्ट वन, स्ट्राइकिंग ऑफ एंड रेस्टोरेशन. So strike off by ROC suo motu, that's very common provision. Okay, ये लिस्ट ऑफ एसटीके फॉर्म्स याद रखना, कब एसटीके 1 लगता है, 2 लगता है, 3 लगता है.
application to NLC by ROC for restoration of the name of the companies. Okay, striking of the name of LLP from LLP registers, striking off by filing application by LLP, liability of partners to be continued beyond striking off. Okay, yes, तो ये पार्ट स्ट्राइक ऑफ में याद रखना. वेल, इस तरीके से आपने पूरा CRBI का पार्ट देखा. ठीक है, फाइन. एनी शेयरिंग्स, एनीथिंग फर्दर, इसमें कुछ जानकारी, क्लैरिफिकेशंस? This much is clear. See, corporate guarantor provisions क्या होते हैं? Let's take an example. You are a corporate guarantor. तुमने एज अ इंडिविजुअल रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, किसी कंपनी के लिए गारंटी दी है. ओके, और अगर तुमने किसी कंपनी के लिए गारंटी दी है तो पहली बात, कंपनी, बैंक वाले कंपनी से पूछते हैं कि आपका इतने टाइम से आउटस्टैंडिंग है, विल यू पे योर लोन्स और नॉट. अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, इनएबिलिटी टू पे द लोन एक्सप्रेस करती है, एट दैट गिवन पॉइंट इन टाइम व्हाट विल यू डू? बैंक वाले आपसे पूछेंगे कि विल यू पे द लोन और नॉट. अगर आप उसको डिनाई करते हो तो डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम लीगल एक्शन जो वो कंपनी के अगेंस्ट लेती है, वो तुम्हारे अगेंस्ट भी ले सकती है. Got it? So the bank can initiate a legal action against the corporate guarantor who is an individual. अब एक चीज का फर्क है, तुम्हारे खिलाफ जो एक्शन होगा और कंपनी के खिलाफ सेक्शन 7 एप्लीकेशन जाएगा, तुम्हारे खिलाफ सेक्शन 97 यूज करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल हो. ओके, तो जब CIRP इनिशिएट होता है तो कॉर्पोरेट गारंटर को बाइंडिंग इंपैक्ट कर सकते हैं. ओके, अब अगर एक कॉर्पोरेट गारंटर एक कंपनी है, ओके, कॉर्पोरेट गारंटर एक कंपनी है, सो जब CIRP हम लोग करेंगे कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ, जैसे मिस्टर अनिल अंबानी की कंपनी इज अ गारंटर फॉर अनदर अनिल अंबानी जी की कंपनी. सो लेट्स से रिलायंस कॉम इज गोइंग इन CIRP और उसके लिए रिलायंस की ही दूसरी कंपनी ने गारंटी दे रखी है, तो इन दैट केस दैट इज अ कॉर्पोरेट गारंटी बाय द corporate debtor, by a corporate guarantor which is a company. Okay, जैसे इस समय मुकेश अंबानी की कंपनी अगर एक लोन लेती है और आकाश अंबानी उनके बेटे की कंपनी ने गारंटी दी है, तो मुकेश अंबानी जी की कंपनी इज अ कॉर्पोरेट डेटर, आकाश अंबानी जी की कंपनी इज अ गारंटर. करेक्ट? सो इन दैट केस कोई भी डिफॉल्ट होगा तो बैंक वाला पहले मुकेश अंबानी जी की कंपनी को पूछेगा कि योर सो एंड सो आउटस्टैंडिंग है, विल यू पे इट? नहीं करता तो आकाश अंबानी जी की कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए. ओके, सो गारंटर्स कैन बी मेड लायबल एंड व्हेन CIRP इनिशिएटेड दे कैन बी मेड अ पार्टी. जहां तक इंडिविजुअल एज अ गारंटर की बात करूं तो इंडिविजुअल इज मेड अ पार्टी इन द सेक्शन 7 एप्लीकेशन itself. जहां तक कॉर्पोरेट गारंटर एज अ कंपनी की बात करूं तो उसके खिलाफ अलग से केस फाइल करना पड़ता. क्लियर द कंसेप्ट? फाइन. ओके, नाउ ये पार्ट तो आपको मालूम है, अभी अपना हो गया CRVI का पार्ट. ओके, CRVI का पार्ट. नाउ वी विल गो
अगर आपको चाहिए तो वी कैन डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो. ESG, क्या इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए? ओके, डू यू नीड द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस? इफ नॉट देन फाइन. If yes, then let me know. You need the important. If yes, then let me know. Then we can share. Okay. Chapter 1, Chapter 3. Okay. Okay. So ESG के कुछ important topics that is for June 2026 attempt. Okay. Fine. तो दो जनों को ही चाहिए तो मैं दो जनों को शेयर कर दूँ. देवेश. Okay. Okay. 2, 9 and 11. One. Wow. Very good. So let's do it this way. हर एक chapter का discuss कर देता हूँ. And whatever is suitable for you, you take it. ठीक है. Luckily this time we have got it, so we are sharing it. और ये जितने भी जून 26 के लिए important discuss किए, take it seriously. I'm not kidding or I'm not sharing just like that. So take it seriously for this attempt. Okay, चलो. So let's see ESG का sharing.